गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद, राम राम सभी को, प्रणाम सभी को, राम राम सभी को, जय हिंद सभी को और गुड मॉर्निंग सभी को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है इंडिया के सबसे बेहतरीन लर्निंग प्लेटफॉर्म कैरियरविल ऐप पर। तो जितने भी बच्चे लाइव आ चुके हैं एक बार जल्दी से कमेंट करके मेरे को बताओ कि मेरी ऑडियो वीडियो प्यारे बच्चों दोनों क्लियर हैं। बिल्कुल, मैं बहुत अच्छा हूं, आप लोग बताइएगा कैसे हैं। अनिकेत, सन्नी, ज्योति, सुरेश, तो एक बार जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कि मेरी जो ऑडियो वीडियो हैं वो दोनों क्लियर हैं। सौरभ, अजय, ज्योति, दीपक ओके है सर। चलेगा बच्चों, फिर स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपनी क्लास को, जहाँ से कल हमने अपनी क्लास को छोड़ा था, आज वहीं से प्यारे बच्चों हम अपनी क्लास को कंटिन्यू आगे बढ़ाते हैं। करनाल डिस्ट्रिक्ट हम पढ़ रहे थे और करनाल डिस्ट्रिक्ट में मैं आपको शिक्षा पढ़ा रहा था। शिक्षा में हमने सबसे पहले राजकीय जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्टेट जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको पढ़ा था। और हमने बात की थी कि करनाल के अंदर दो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिसके अंदर एक यूनिवर्सिटी प्यारे बच्चों हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी है, जिसका नाम महान योद्धा रहे महाराणा प्रताप के नाम पर रखा गया। महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय उसे बोलते हैं। 2016 में नीदरलैंड देश के सहयोग से इस यूनिवर्सिटी को स्थापित किया गया और ये हरियाणा में प्रथम और अभी तक एकमात्र हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी है, जिसके वाइस चांसलर मैंने आपको बताया डॉक्टर समर सिंह हैं। बच्चों, अंजनथली करनाल के अंदर ये स्थापित की गई है और इसका जो उद्घाटन है 2016 के अंदर अपने देश के जो कृषि मंत्री थे राधा मोहन सिंह जी, उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। दूसरी जो यूनिवर्सिटी है वो निर्माणाधीन है, वो बन रही है। और प्यारे बच्चों, वो यूनिवर्सिटी जो है वो हेल्थ साइंस यूनिवर्सिटी है, मेडिकल यूनिवर्सिटी है। उसका नाम पहले कल्पना चावला के नाम पर रखा जाना तय हुआ था, लेकिन नरेंद्र मोदी ने कुरुक्षेत्र से प्यारे बच्चों इसका जो उद्घाटन है वो दीनदयाल उपाध्याय के नाम से कर दिया था और आज इसे हम दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस के नाम से जानते हैं, जो कुटेल गांव करनाल के अंदर निर्माणाधीन है। ठीक है, तो कितने बच्चे राजी हैं कि हम प्रैक्टिस बैच भी आप लोगों के लिए लेके आए? बताओ। प्रैक्टिस बैच जिसमें हम टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को कवर करें और जितना अपने पास टाइम है, थोड़ा सा ही टाइम बचता है, 1.5-2 महीने का टाइम है, तो 1.5-2 महीने में प्यारे बच्चों सिलेबस तो बहुत अच्छे से होगा ही होगा, है ना। टेंशन छोड़ दीजिएगा सिलेबस की साइड से तो, और प्रैक्टिस भी आपकी बहुत अच्छे से होगी। ठीक है, बिल्कुल, बहुत जल्दी प्रैक्टिस बैच लेके आएंगे। थ्योरी तो अपनी चलती रहेगी बच्चों, ठीक है। हाँ, तो शिक्षा में हम आगे बढ़ते हैं। फिर करनाल हम पढ़ रहे थे, और करनाल की हम शिक्षा पढ़ रहे थे। शिक्षा में यूनिवर्सिटी में आपको पढ़ा चुका था जो स्टेट यूनिवर्सिटी थी। अब हम बात करेंगे प्यारे बच्चों स्कूलों की। ठीक है, स्कूलों की हम बात करेंगे और आपसे जब स्कूल के बारे में क्वेश्चन पूछेगा तो या तो पूछेगा आपसे जवाहर नवोदय विद्यालय, आपसे पूछा जाएगा कि करनाल का जो जवाहर नवोदय विद्यालय है वो कहां पर स्थित है। जवाहर नवोदय विद्यालय, आप सभी जानते हैं कि भारत के सभी राज्यों के अंदर जवाहर नवोदय विद्यालय है, सिर्फ एक राज्य को छोड़कर तमिलनाडु। तमिलनाडु के अंदर कोई भी जवाहर नवोदय विद्यालय प्यारे बच्चों नहीं है भारत के अंदर। बाकी जितने भी राज्य हैं वहां पर जवाहर नवोदय विद्यालय हैं। हम अपने हरियाणा की बात करें तो अपने हरियाणा में आज के समय जो 22 जिले हैं, उन 22 जिलों के अंदर 22 जवाहर नवोदय विद्यालय है। प्यारे बच्चों, 22 जिलों में जवाहर नवोदय विद्यालय नहीं है, बल्कि 21 जिलों के अंदर 22 जवाहर नवोदय विद्यालय है। बच्चों, एक ऐसा जिला है जहां पर अभी तक जवाहर नवोदय विद्यालय स्थापित नहीं किया गया है, और वो हमारा बिल्कुल जो नया जिला है चरखी दादरी, वो है। चरखी दादरी को छोड़ दे तो बाकी जो 21 जिले बसते हैं, उन 21 जिलों के अंदर 22 जवाहर नवोदय विद्यालय है। यानी कि 21 में 22 है तो एक जिला ऐसा भी होगा जहां पर 2 जवाहर नवोदय विद्यालय है। वो प्यारे बच्चों सिरसा है। कौन है? सिरसा है। ठीक है, गुड मॉर्निंग सुरेश कमांडो, गुड मॉर्निंग। जवाहर नवोदय विद्यालय प्यारे बच्चों आपसे पूछ लिया जाए कि कहां पर है, तो आपको बोलना है सागा। सागा गांव के अंदर बच्चों करनाल का जवाहर नवोदय विद्यालय है। सागा गांव, करनाल। जवाहर नवोदय विद्यालय आपसे पेपर में पूछे गए हैं तो आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हम बात करें प्यारे बच्चों सैनिक स्कूल की, और सैनिक स्कूल अपने हरियाणा के अंदर जो पहला स्थापित किया गया था
वो पुणे महाराष्ट्र के सैनिक स्कूल के साथ स्थापित किया गया था। तो प्रथम सैनिक स्कूल की हम बात करें तो बच्चों इसकी स्थापना 1961 में कुंजपुरा नामक गांव करनाल के अंदर की गई थी। कुंजपुरा करनाल के अंदर। जब भी आप अंबाला की साइड जाते हो बच्चों तो राइट हैंड की तरफ ये गांव आता है कुंजपुरा, ठीक है। तो कुंजपुरा करनाल के अंदर ही पहला सैनिक स्कूल 1961 के अंदर स्थापित किया गया था। अपने हरियाणा के अंदर हम बात करें तो वर्तमान में 3 सैनिक स्कूल हैं, जिनमें से 2 सैनिक स्कूल काम कर रहे हैं, यानी कि वहां बच्चे पढ़ रहे हैं। एक सैनिक स्कूल प्यारे बच्चों जो जज्जर के मातेनहेल नामक गांव के अंदर निर्माणाधीन है, उसके ऊपर अभी काम चल रहा है। तो अपने हरियाणा के अंदर 3 सैनिक स्कूल और पूरे भारत के अंदर अपना हरियाणा एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा सैनिक स्कूलों की संख्या है। और इन 3 सैनिक स्कूलों में सबसे पहला सैनिक स्कूल करनाल के कुंजपुरा के अंदर 1959 के अंदर स्थापित किया गया था। बच्चों ये कुंजपुरा एक रियासत रही है। कुंजपुरा एक क्या रही है? रियासत रही है। और इस कुंजपुरा के बारे में भी आपको ध्यान रख लेना है कि इस रियासत की जो स्थापना है वो 1729 में निजाबत खान के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? निजाबत खान के द्वारा, ठीक है। बिल्कुल रोहित, गांव का नाम ही पूछेगा। जवाहर नवोदय विद्यालय के अंदर आपसे गांव का नाम ही पूछेगा। बताइएगा हिसार जिले का जवाहर नवोदय विद्यालय कहां है? आपको बोलना पड़ेगा पाबड़ा के अंदर है। बच्चों आपसे पूछेगा कि भिवानी जिले का जवाहर नवोदय विद्यालय कहां है? आपको बोलना पड़ेगा देवराला के अंदर है। आपसे पूछेगा जींद जिले का जवाहर नवोदय विद्यालय कहां है? आपको बोलना पड़ेगा खूंगा कोठी के अंदर है। आपसे पूछेगा फतेहाबाद का जवाहर नवोदय विद्यालय कहां है? आपको बोलना पड़ेगा खारा खेड़ी के अंदर है, ठीक है। इस प्रकार से मैं आपको सारे के सारे जवाहर नवोदय विद्यालय पढ़ाऊंगा। बच्चों उसके बाद हम बात करेंगे यहां कॉलेज की। तो स्कूल में आपको यही 2 ध्यान रखने हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कॉलेज की, ठीक है। बच्चों कॉलेज में आपको यहां ध्यान रखना है, एक पॉलिटेक्निक कॉलेज है जो अपने हरियाणा का प्रथम सबसे बड़ा वह सबसे पुराना पॉलिटेक्निक कॉलेज है। पॉलिटेक्निक कॉलेज है बच्चों, नाम है इस पॉलिटेक्निक कॉलेज का गुरु ब्रह्मानंद पॉलिटेक्निक कॉलेज। आजादी के बाद ही प्यारे बच्चों ये स्थापित कर दिया गया था, गुरु ब्रह्मानंद पॉलिटेक्निक कॉलेज। और ये पॉलिटेक्निक कॉलेज कहां है? नीलोखेड़ी के अंदर है। नीलोखेड़ी। बच्चों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो नीलोखेड़ी के अंदर हरियाणा का सबसे बड़ा पॉलिटेक्निक कॉलेज है उसका नाम किसके नाम पे रखा गया है? गुरु ब्रह्मानंद जी के नाम पे। और इसे हम बोलते हैं गुरु ब्रह्मानंद पॉलिटेक्निक कॉलेज नीलोखेड़ी के अंदर। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आजादी के बाद जब ये हरियाणा के अंदर सबसे पहले पॉलिटेक्निक कॉलेज स्थापित किया गया था तो ये कौन सी योजना का हिस्सा था? वो कौन सी योजना थी? वो कौन सा प्रोजेक्ट था जिसके चलते अपने हरियाणा के करनाल के नीलोखेड़ी के अंदर बच्चों गुरु ब्रह्मानंद पॉलिटेक्निक कॉलेज की स्थापना की गई थी? वो योजना थी मजदूर मंजिल योजना। मजदूर मंजिल योजना। तो आपसे पूछेगा कि ये कौन सी योजना का हिस्सा था, तो आपका आंसर होना चाहिए कि ये मजदूर मंजिल योजना का हिस्सा था, ठीक है। तो ये कॉलेज आपको यहां पर ध्यान रखना है। बच्चों अब हम बात करेंगे यहां पर एक और स्कूल है जो मूक व बधिर बच्चों के लिए है, उसे हम बोलते हैं माता प्रकाश कौर माता प्रकाश कौर मूक बधिर
या हम बोलेंगे वाणी विकलांग केंद्र। वाणी विकलांग केंद्र, ठीक है। विकलांगता को दिव्यांगता नामक वर्ड के अंदर भी कन्वर्ट कर दिया गया है। बच्चों ये कहां पर है? ये करनाल के अंदर ही है, आपको ध्यान रखना है। तो माता प्रकाश कौर मूक बधिर व वाणी विकलांग केंद्र आपसे पूछा जाएगा कि हरियाणा के अंदर कहां है, तो आपको बोलना है कि ये करनाल के अंदर है। यानी कि ये उन बच्चों के लिए है जो ना तो सुन पाते हैं और ना बोल पाते हैं। जो ना सुन पाते हैं और ना बोल पाते हैं, तो उन बच्चों को, प्यारे बच्चों, सिखाने के उद्देश्य से माता प्रकाश कौर मूक बधिर व विकलांग केंद्र की स्थापना की गई। कहां पर? करनाल में, ठीक है। यहां तक बातें कवर हो जाती है, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे इंस्टीट्यूट की, संस्थान की। शिक्षा के अंदर ही हम बात करेंगे इंस्टीट्यूट यानी कि संस्थान की। तो करनाल के अंदर कौन कौन से प्रसिद्ध इंस्टीट्यूट हैं, संस्थान हैं, बताओ एक दो का नाम जल्दी जल्दी। बिल्कुल, सबसे पहले ही मोस्ट इंपोर्टेंट इंस्टीट्यूट है एनडीआरआई। एनडीआरआई फुल फॉर्म क्या होगी? नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसे प्यारे बच्चों हिंदी में बोलेंगे राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान इसे हम हिंदी में बोलेंगे। बच्चों यदि हम बात करें कि ये जो एनडीआरआई है ये कब स्टैब्लिश किया गया था भारत के अंदर, इसकी स्थापना कब की गई थी, तो इसका जो एस्टेब्लिशमेंट है वो आपको ध्यान रखना है सबसे पहले 1923 में। सबसे पहले 1923 के अंदर बच्चों इसकी स्थापना की गई थी अपने भारत के कौन से शहर में? बेंगलोर के अंदर। कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर, जिसे अंतरिक्ष का शहर कहा जाता है, साइंस सिटी ऑफ इंडिया के नाम से बेंगलोर को जाना जाता है। सॉफ्टवेयर सिटी ऑफ इंडिया भी प्यारे बच्चों बेंगलोर है। सॉफ्टवेयर बनाने के मामले में बेंगलोर का ही नाम सबसे पहले भारत के अंदर लिया जाता है। तो 1923 के अंदर बेंगलोर के अंदर जब इसकी स्थापना की गई थी, तो 1923 में अपने भारत के अंदर शासन कर रहे थे कौन? अंग्रेज। और जब अंग्रेज किसी इंस्टीट्यूट की स्थापना करेंगे 1923 के अंदर, तो उसका नाम प्यारे बच्चों वो राष्ट्रीय तो नहीं दे सकते हैं, क्योंकि राष्ट्रीय वर्ड तो आजादी के बाद आया है। आजादी से पहले जितने भी इंस्टीट्यूट, जितने भी कॉलेज, जितने भी स्कूल प्यारे बच्चों अंग्रेजों के द्वारा स्थापित किए गए, उनको कभी भी स्टेट या कभी भी नेशनल वर्ड नहीं दिए गए थे। तो सीधी सी बात है कि 1923 के अंदर जब इसे स्थापित किया गया होगा तो इसका नाम कुछ और ही रहा होगा। तो इसका नाम क्या था वो आपको ध्यान रखना है कि इसका पुराना नाम, जहां पर इसकी स्थापना की गई थी उस समय इसका नाम क्या था? उस समय इसका नाम था इंपीरियल इंस्टीट्यूट फॉर एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री का मतलब होता है प्यारे बच्चों पशुपालन, और डेयरिंग का मतलब होता है डेयरी वाला क्षेत्र। ठीक है, दूध से जुड़ा हुआ क्षेत्र क्या कहलाएगा? डेयरी क्षेत्र कहलाएगा। पशुओं से जुड़ा हुआ क्षेत्र भी क्या कहलाएगा? डेयरी क्षेत्र कहलाएगा, या एनिमल हस्बेंड्री हम बोलेंगे। तो बच्चों इसकी जो स्थापना की गई थी अंग्रेजों के द्वारा, इस नाम से की गई थी, इंपीरियल इंस्टीट्यूट फॉर एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। लेकिन 1936 अब इस इंस्टीट्यूट को दो काम मिले एक साथ 1923 के अंदर, एक तो पशुपालन का और एक डेयरी क्षेत्र का। दोनों के दोनों कामों को अच्छे तरीके से नहीं संभाल पाया, तो 1936 में बच्चों अंग्रेजों ने इस नाम में से एनिमल हस्बेंड्री जो ये वर्ड है ये गायब कर दिया और इसका नाम रख दिया इंपीरियल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो
तो इसका नाम क्या रख दिया 1936 के अंदर इंपीरियल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट रख दिया। ठीक है बच्चों, 15 अगस्त 1947 को हम आजाद हुए, अंग्रेज यहां से चले गए और अंग्रेजों के जाते ही अंग्रेजों के द्वारा जो नाम दिया गया था इंपीरियल, उसकी विदाई का भी समय आ चुका था। तो स्वतंत्रता के बाद बच्चों इस इंस्टीट्यूट के आगे जोड़ा जाता है ये वर्ड जिसे हम बोलते हैं नेशनल यानी कि राष्ट्रीय है। तो स्वतंत्रता के बाद इसका क्या नाम हुआ वो मोस्ट इंपोर्टेंट है, और स्वतंत्रता के बाद इसका नाम हुआ राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान या नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट हम बोल सकते हैं, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान। ठीक है बच्चों, देखिएगा आजादी के बाद नाम बदला है, जगह नहीं बदली है। जगह तो कहां पर है, अभी तक ये बेंगलोर में है। बच्चों इसकी जो जगह बदली वो बदली 1955 के अंदर, 1955 में। 1955 में इसका कर दिया जाता है ट्रांसफर यानी कि स्थानांतरण, इसका स्थान ही बदल दिया जाता है, और जिसका स्थान बदल दिया जाए उसे हम बोलते हैं स्थानांतरण। और 1955 में जो इसका स्थानांतरण है प्यारे बच्चों वो कर दिया जाता है बेंगलोर से करनाल, बेंगलोर से करनाल। तो 1955 के अंदर ये करनाल में आया। 1955 से पहले ये कहां होता था, बेंगलोर में होता था। बच्चों इसका नाम एनडीआरआई आजादी के बाद आया है, आजादी से पहले 1936 में इंपीरियल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से जाना गया, और उससे पहले जब इसकी स्थापना की गई थी उस समय अंग्रेजों ने इसका नाम इंपीरियल इंस्टीट्यूट फॉर एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग रखा था। ठीक है बिल्कुल। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि एनडीआरआई की स्थापना भारत में सबसे पहले कब की गई थी, तो आपका आंसर होना चाहिए, मधु बोल रही है कि सर साल बता दो आजादी का। अरे गुडिया स्वतंत्र कब हुए, 15 अगस्त 1947। तो 15 अगस्त 1947 से अगले दिन ही मान लीजिएगा। ठीक है 15 अगस्त 1947 को इसका नाम क्या हो जाता है, एनडीआरआई हो जाता है ना, 1947 15 अगस्त। हाँ क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा, क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि भारत में एनडीआरआई की स्थापना सबसे पहले कहां की गई थी, तो आंसर होना चाहिए बेंगलोर। कब की गई थी सबसे पहले, 1923। चाहे ऑप्शन में 1955 हो बच्चों, हमें आंसर 1955 नहीं देना है, क्योंकि कोई भी चीज जो इसका जन्म हुआ होगा, जन्म प्यारे बच्चों एक बार ही होता है, उसके बाद यदि उसका काम एक जैसा है तो उसका सिर्फ स्थान बदला जा सकता है। इसका जन्म करनाल में नहीं हुआ था, इसका जन्म बेंगलोर में हुआ था। कहां, 1923 के अंदर। तो जब ऑप्शन में 1955 बैठा हो और आपसे एनडीआरआई की स्थापना पूछी जा रही हो और साथ में 1923 भी बैठा हो, तो आपको गोला बढ़ना है, आपको प्यारे बच्चों आंसर देना है 1923, 1923। लेकिन जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि एनडीआरआई करनाल की स्थापना बताओ, एनडीआरआई करनाल की स्थापना, बच्चों एनडीआरआई के साथ साथ जब ये वर्ड जोड़ दिया जाए करनाल, तो एग्जामिनर आपसे पूछना चाह रहा है कि एनडीआरआई करनाल में कब आया, तब आपका आंसर क्या होगा, 1955 होगा, है ना, 1955 होगा, ये आपको ध्यान रखना है। बिल्कुल 1923 नहीं होगा तो 55 अपने आप ही होगा सुरेश भाई। बच्चों 1989 1989 के अंदर इसे डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया जाता है। 1989 1989 में डीम्ड यूनिवर्सिटी का इसे दर्जा दे दिया जाता है। डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा। अपने हरियाणा के अंदर प्यारे बच्चों 6 डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं, उन 6 में से 3 सरकारी डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं तो 3 प्राइवेट डीम्ड हैं। बच्चों ये कौन सी डीम्ड होगी, ये सरकारी डीम्ड होगी। तो अपने हरियाणा के अंदर स्थित 3 सरकारी डीम्ड यूनिवर्सिटी में से एक है एनडीआरआई करनाल। ठीक है, डीम्ड यूनिवर्सिटी क्या होती है, एक ऐसी यूनिवर्सिटी जो यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा मान्यता प्राप्त होगी, साथ ही साथ प्यारे बच्चों राज्य सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त होगी। मान्यता प्राप्त तो होगी लेकिन वो कोई और अपना कैंपस नहीं खोल सकती है, उसका खुद का ही एक मेन कैंपस होता है, वो अपनी कोई और ब्रांच, अपनी कोई और शाखा नहीं खोल सकती है। तो ऐसी यूनिवर्सिटी जिसका खुद का अपना मेन एक कैंपस हो, जो और शाखा नहीं खोल सकती हो, केंद्र सरकार या राज्य सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त हो, साथ ही साथ यूजीसी से मान्यता प्राप्त हो, ऐसी यूनिवर्सिटीज को ही हम बोलते हैं बच्चों डीम्ड यूनिवर्सिटी। क्या बोलते हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, समझ में आ चुका होगा लवनीत गुरु। ठीक है, हाँ आपके पूछने से पहले ही मैंने बता दिया डीम्ड यूनिवर्सिटी क्या होती है। और हरियाणा में कितनी डीम्ड हैं, 6 डीम्ड हैं, कॉपी के अंदर लिख लेना, हरियाणा में 6 डीम्ड हैं। और बच्चों एनडीआरआई उनमें से एक है, एनडीआरआई उनमें से एक है।
गुड मॉर्निंग तनु, गुड मॉर्निंग। चलेगा, आगे बढ़े फिर बच्चों। एनडीआरआई करनाल के नाम एक उपलब्धि भी है। वो उपलब्धि कौन सी है? वो उपलब्धि ये है कि इन्होंने भारत में सबसे पहले आईवीएफ तकनीक से एक भैंस तैयार की। भारत में सबसे पहले आईवीएफ टेक्निक से या तकनीक से भैंस तैयार की थी बच्चों। ठीक है, और ये जो भैंस है इसका नाम था प्राथम। क्या था? प्राथम। ठीक है, जैसे सबसे पहले कृत्रिम भेड़ कौन सी बोलते हो आप? डोली पढ़ते होंगे ना, डोली। डोली नाम की भेड़ सबसे पहले दुनिया के अंदर तैयार की गई थी कृत्रिम रूप से। बच्चों आईवीएफ का मतलब होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन हम हिंदी में समझने के लिए बोल सकते हैं कृत्रिम रूप से। कृत्रिम रूप से, है ना, कृत्रिम रूप से या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेक्निक का इस्तेमाल करके सबसे पहले भैंस तैयार करने का प्यारे बच्चों गौरव भी एनडीआरआई करनाल को ही प्राप्त है। तो ये एनडीआरआई के बारे में आपको तमाम बातें ध्यान रखनी है, जल्दी से नोट कीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। और नोट कर ही चुके होंगे उम्मीद करता हूं आप लोग। प्राथम नाम था भैंस का, प्राथम। चलेगा, सेकंड हम बात करेंगे जो इंस्टीट्यूट है यहां CSSRI। CSSRI, ठीक है। नहीं, डोली बेड जो है वो इंडिया वालों ने तैयार नहीं की थी। CSSRI की फुल फॉर्म क्या होगी? सेंट्रल सोयल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट। बच्चों आपको फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए। फुल फॉर्म आजकल HSSC एग्जाम के अंदर ट्रेंड में चल रहा है, ध्यान रखेंगे ना। सेंट्रल सोयल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट, हिंदी में बोलेंगे केंद्रीय मिट्टी लवणता अनुसंधान संस्थान। अनुसंधान संस्थान, ठीक है बच्चों। बात कर लेते हैं कि इसकी स्थापना कब की गई है, कब स्टैब्लिश किया गया। तो स्थापना इसकी गई थी 1969, 1969 के अंदर करनाल में ही। मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार आपसे एग्जाम में पूछा जा चुका है। लवणता वाली मिट्टी कौन सी होती है? लवणता वाली मिट्टी वो होती है जिसके अंदर पानी को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी खत्म हो जाती है। पानी को सोखने की क्षमता जिस मिट्टी के अंदर खत्म हो जाती है, फिर पानी उस मिट्टी के ऊपर पड़े रह के एक सफेद रंग की चादर तैयार कर देगा, और उस सफेद रंग की परत को, उस सफेद रंग की लेयर को बच्चों हम क्या बोलते हैं? लवणता ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लवणता। लवणता कहाँ आती है? अपने हरियाणा की 33% जो भूमि है प्यारे बच्चों, वो
लवणता व क्षारीयता से क्या है, घर्षित है। ठीक है, अपने हरियाणा की जो कुल भूमि है उसका 33% किससे घर्षित है, लवणता व क्षारीयता से घर्षित है। क्यों आई उस भूमि के ऊपर लवणता व क्षारीयता? हमेशा उस भूमि के ऊपर लवणता व क्षारीयता आपको देखने को मिलेगी जहां पर प्यारे बच्चों हम पानी का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। और पानी का ज्यादा इस्तेमाल कौन सी फसल के लिए किया जाता है, धान की फसल के लिए किया जाता है। धान जो प्यारे बच्चों एक खरीफ की फसल है, पानी बहुत ज्यादा लेती है। तो अपने हरियाणा का जो ये वाला क्षेत्र है, कैथल, कुरुक्षेत्र, पानीपत, सोनीपत, ठीक है, अंबाला या फतेहाबाद जिले का रतिया साइड का जो क्षेत्र है, जाखड़ साइड का जो क्षेत्र है, सिरसा में रानिया साइड का जो क्षेत्र, ये एक ऐसा क्षेत्र अपने हरियाणा के अंदर जहां धान बड़े स्तर पे होता है, जहां पानी का इस्तेमाल किसानों के द्वारा बहुत ज्यादा किया जाता है। और जिस भूमि के अंदर पानी बहुत ज्यादा हम छोड़ देंगे तो पानी प्यारे बच्चों ऊपर पड़े रह के एक सफेद रंग की लेयर तैयार कर देगा, उसी को लवणता बोलते हैं। ये लवणता क्यों आती है, कैसे इसे दूर किया जा सकता है, ये तमाम बातें प्यारे बच्चों सुलझाने के लिए एक रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थापित किया गया अपने करनाल के अंदर 1969 के अंदर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट जो है वो आपको ध्यान रखना है, इंस्टीट्यूट DWR, डायरेक्टरेट फॉर व्हीट रिसर्च, डायरेक्टरेट फॉर व्हीट रिसर्च। क्या बोलेंगे हम, बोल देंगे इसे गेहूं निदेशालय, केंद्रीय गेहूं निदेशालय। गेहूं की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए DWR की स्थापना की गई बच्चों। इसे हम कृत्रिम गेहूं जीन बैंक भी बोलते हैं, कृत्रिम गेहूं जीन बैंक। गेहूं में सुधार कब आएगा, जब गेहूं के जीन में हम सुधार लेके आएंगे। जब जीन में सुधार आएगा तो क्वालिटी के अंदर अपने आप क्या आएगा बच्चों, सुधार आएगा, प्रोडक्शन भी क्या होगा, बढ़ेगा। जिस प्रकार से जीन की परफॉर्मेंस बढ़ेगी, ऐसे ऐसे प्यारे बच्चों प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस भी बढ़ेगी। अब देखिएगा, हम बात करें तो DWR कब स्थापित किया गया था करनाल के अंदर, ये 1978 के अंदर स्थापित किया गया था। एक बार आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि बताइएगा केंद्रीय गेहूं निदेशालय की स्थापना कब की गई, और 1978 ऑप्शन में ही नहीं था। 1978 जब ऑप्शन में नहीं था तो प्यारे बच्चों फिर हमें आंसर क्या देना चाहिए, हमें फिर आंसर देना चाहिए 1965। क्यों देना चाहिए, क्योंकि बच्चों केंद्र सरकार के द्वारा अपने भारत के अंदर एक प्रोग्राम चलाया गया था, एक कार्यक्रम चलाया गया था, और इस कार्यक्रम को नाम दिया गया था गेहूं सुधार कार्यक्रम। 1965 के अंदर केंद्र सरकार के द्वारा अपने भारत के अंदर गेहूं की गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से 1965 में गेहूं सुधार कार्यक्रम शुरू किया गया था, और इसी कार्यक्रम को 1978 में प्यारे बच्चों नाम दे दिया गया DWR। क्या दे दिया गया, DWR। तो आपको यह ध्यान रखना है कि गेहूं सुधार कार्यक्रम कब शुरू किया गया था। जो आज काम ये रिसर्च इंस्टीट्यूट करता है वो काम प्यारे बच्चों गेहूं सुधार कार्यक्रम के बदौलत ही करता है, और गेहूं सुधार कार्यक्रम भारत के अंदर शुरू किया गया था 1965 के अंदर। तो यदि 1978 ऑप्शन में नहीं मिलेगा तो आपका आंसर होना चाहिए 1965, 1965। ठीक है, नेक्स्ट जो इंस्टीट्यूट है उसकी तरफ हम चलते हैं, शुगर केन ब्रीडिंग सेंटर। शुगर केन ब्रीडिंग सेंटर, हम बोलेंगे इसे गन्ना प्रजनन केंद्र। अपने भारत का गन्ना प्रजनन केंद्र नहीं है बच्चों, अपने भारत का गन्ना प्रजनन केंद्र तो कोयम्बटूर में है, ये अपने हरियाणा का गन्ना प्रजनन केंद्र है। और अपने हरियाणा का गन्ना प्रजनन केंद्र अंग्रेजों ने करनाल के अंदर स्थापित किया था बच्चों। तो हरियाणा में गन्ना प्रजनन केंद्र कहाँ है, करनाल के अंदर। गन्ना प्यारे बच्चों जो एक नकदी फसल है, यमुनानगर के अंदर सबसे ज्यादा होता है, और बच्चों करनाल के अंदर इसका प्रजनन केंद्र है, जिसकी स्थापना की गई थी, इसे स्टैब्लिश किया गया था अंग्रेजों के द्वारा 1932, 1932 के अंदर, 1932 के अंदर। ठीक है,
चलेगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल जेनेटिक्स। ठीक है, इंग्लिश में ही है प्यारे बच्चों ये, हिंदी में क्या बोल देंगे इसे? राष्ट्रीय पशु आनुवांशिकी संस्थान। तो पशुओं के जेनेटिक्स के ऊपर काम करता है ये इंस्टीट्यूट, राष्ट्रीय पशु आनुवांशिकी संस्थान या नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल जेनेटिक्स। बच्चों कब स्थापित किया गया, मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा। और इसकी जो स्थापना है वो आपको ध्यान रखनी है 1984, स्थापना 1984। कहां पर? करनाल में, करनाल में। नेक्स्ट जो है बच्चों वो आपको ध्यान रखना है कि नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक्स रिसोर्सेज। ठीक है, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक्स रिसोर्सेज, जिसे हम बोलेंगे राष्ट्रीय पशु आनुवांशिकी ब्यूरो, राष्ट्रीय पशु आनुवांशिकी ब्यूरो। ठीक है, बाकी सेम रहेगा, बस लास्ट में ब्यूरो। संस्थान का ही बड़ा रूप क्या होता है? ब्यूरो होता है। बच्चों ये संस्थान स्थापित किया गया 1984 के अंदर, लेकिन आपसे पूछ ले कि ब्यूरो कब स्थापित किया गया, तो अगले ही साल ब्यूरो में कन्वर्ट कर दिया गया। स्थापना 1985, 1985। और कहां पर? सेम जगह बच्चों, करनाल। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है हॉर्टिकल्चर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट या सेंटर हम बोलेंगे, हिंदी में हम बोलेंगे उद्यानी या बागवानी प्रशिक्षण केंद्र। बच्चों ये भी कहाँ है? करनाल के अंदर ही है। हम बात करें तो करनाल में ये कहाँ है? ये उचानी कलां के अंदर है। उचानी कलां जो गांव है बच्चों करनाल का, जहां पर गांव गांव तक बिजली पहुंचाने के कार्यक्रम की शुरुआत भी 1970 में की गई थी, जिसका उद्घाटन बच्चों इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया था। और उस समय सरकार चल रही थी बंसीलाल की, हरियाणा में। ठीक है, तो बंसीलाल के समय ही गांव गांव तक बिजली पहुंचाने की शुरुआत की गई थी और 2 वर्षों के अंदर अंदर पूरे गाँव के अंदर प्यारे बच्चों हरियाणा के बिजली पहुंचा दी गई थी बंसीलाल के द्वारा। तो उद्यानी या बागवानी प्रशिक्षण केंद्र उसी उचानी कलां के अंदर है। बात करें ये कब स्थापित किया गया था, तो इसकी जो स्थापना है वो 1998 1998 में की गई थी बच्चों। ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहां पर हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान भी है। इंग्लिश में बोलेंगे हरियाणा रूरल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट। इंस्टीट्यूट है ना, कहां पर है प्यारे बच्चों? ये नीलोखेड़ी के अंदर है, नीलोखेड़ी के अंदर है।
स्थापना हम बात करें कि ये कब स्थापित किया गया, 1990 के अंदर, मोस्ट इंपोर्टेंट है 1990 के अंदर। बच्चों ये जो ग्रामीण विकास संस्थान है इसका कार्य क्या होता है, क्या काम करता है ये हरियाणा के अंदर? बच्चों ये गांवों को आदर्श गांव घोषित करता है, गांव को आदर्श गांव घोषित करता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हरियाणा के अंदर वो कौन सा इंस्टीट्यूट है जिसके पास जिम्मेदारी होती है हरियाणा के गांव को आदर्श गांव घोषित करना। और सबसे पहला आदर्श गांव घोषित किया कौन? सुई, जो भिवानी खेड़ा के पास है, भिवानी जिले का गांव, वही अपने हरियाणा का पहला आदर्श गांव है। ठीक है। नीलोखेड़ी के अंदर बच्चों पोल्ट्री प्रशिक्षण केंद्र भी है। नीलोखेड़ी के अंदर पोल्ट्री प्रशिक्षण केंद्र भी है। पोल्ट्री प्रशिक्षण केंद्र भी है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि पोल्ट्री जो प्रशिक्षण केंद्र है वो कहां पर है बच्चों? वो नीलोखेड़ी में ही है। एक तो नीलोखेड़ी में है, एक करनाल में है। नीलोखेड़ी व करनाल ये दो जगह है बच्चों अपने हरियाणा में पोल्ट्री प्रशिक्षण केंद्र, है ना। पोल्ट्री, पोल्ट्री का मतलब मुर्गी पालन होता है। बच्चों यहां पर जो प्रशिक्षण दिया जाता है वो कितने दिन का दिया जाता है? ये भी पेपर में पूछा गया, आपको बोलना है 21 दिन। 21 दिन का प्रशिक्षण प्यारे बच्चों इन दो सेंटर के अंदर दिया जाता है कि कैसे आप मुर्गी पालन को आगे बढ़ा सकते हो, किस किस प्रकार से आप मुर्गियों को पाल सकते हो, है ना, उनको बीमारियों से दूर रख सकते हो। तमाम बातें यहाँ सेंटर में पढ़ाई जाएंगी आपको। चलेगा, एक इंस्टीट्यूट और पढ़ा देता हूं मैं आपको। सेंटर फॉर एक्सीलेंस ऑफ वेजिटेबल, सेंटर फॉर एक्सीलेंस ऑफ वेजिटेबल भी बच्चों यहां पर है। हम बोल सकते हैं सब्जियों की गुणवत्ता का केंद्र, सब्जियों की गुणवत्ता का केंद्र बच्चों कहां पर है? ये गरोंडा के अंदर है, गरोंडा करनाल। आपसे पूछा जाएगा कि ये जो सेंटर है ये कौन से प्रोजेक्ट के तहत स्थापित किया गया? आपको बोलना है इंडो इजराइल प्रोजेक्ट के तहत। इंडो का मतलब इंडिया, इजराइल का मतलब अपना इजराइल देश है। और कृषि के क्षेत्र में, खेतीबाड़ी के क्षेत्र में प्यारे बच्चों इजराइल और इंडिया ये दोनों के दोनों देश एक दूसरे की सहायता करके चल रहे हैं। ठीक है, और दोनों के बीच 2006 में हस्ताक्षर समझौता हुआ था। उसी के चलते 2008 में, ठीक है, 2008 में प्यारे बच्चों पहली बार इजराइल और भारत के कृषि वैज्ञानिकों ने, जिनको ये जिम्मेदारी दी गई थी, उन्होंने अपने हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र की जमीनों को प्यारे बच्चों मार्क किया था कि कौन सी जमीन के अंदर हम कृषि के क्षेत्र में और सुधार लेके आ सकते हैं। इंडो इजराइल प्रोजेक्ट का क्या था? ये हिस्सा रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। आपसे पूछ ले कि ये जो सेंटर है ये कौन से देश के सहयोग से स्थापित किया गया? इजराइल देश के सहयोग से, है ना। चलेगा, एक और मेरे याद आ रहा है FSL, फोरेंसिक साइंस लैब इसे हम बोलते हैं। फोरेंसिक साइंस लैब, फोरेंसिक साइंस लैब इसे हम बोलते हैं। ठीक है बच्चों, इसकी स्थापना हम बात करें कि कब ये स्थापित किया गया था, इसके स्टैब्लिशमेंट की हम बात करते हैं तो स्थापना आपको ध्यान रखनी है 1973,
1973 के अंदर। 1973 में सबसे पहले ये करनाल के अंदर नहीं होता था, रोहतक में। फिर बच्चों इसका स्थानांतरण कर दिया जाता है, ट्रांसफर कर दिया जाता है 1976 में। और 1976 में प्यारे बच्चों स्थानांतरण करके इसे लाया जाता है रोहतक से मधुबन। रोहतक से मधुबन। एफएसएल तो समझते हो ना आप क्या होती है? पुलिस महकमे में जो होगा वो तो अच्छे से जानता है कि एफएसएल क्या होती है। और मधुबन के अंदर ही एफएसएल क्यों लाई गई आप समझ जाते हो, क्योंकि मधुबन ही अपने हरियाणा की पुलिस अकादमी है। ठीक है, हाँ बच्चों ये पुलिस वालों के लिए बहुत ज्यादा काम करता है एफएसएल। ठीक है, किसी व्यक्ति का जब मर्डर हो जाता है तो बच्चों पुलिस वालों को केस को मजबूत करने के लिए सारे के सारे जो तथ्य हैं उनको जोड़ना पड़ता है। बहुत अच्छे से रिपोर्ट, मजबूत रिपोर्ट तैयार करनी पड़ती है क्रिमिनल के खिलाफ। ठीक है बच्चों, डॉक्टर जो होगा जब उसका गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर आपका क्या कर दिया जाता है, उसका पोस्टमार्टम किया जाता है, तो पोस्टमार्टम करने के बाद विसरा निकालकर पुलिस वालों को दे दिया जाता है। ठीक है, बाकी जो बॉडी है वो तो घर वालों को दे दी जाएगी, विसरा निकालकर डॉक्टरों के द्वारा वो पुलिस को दे दिया जाता है। फिर पुलिस प्यारे बच्चों अपने तरीके से उसकी रिपोर्ट तैयार करवाने के लिए एफएसएल भेजती है, और एफएसएल ही सबसे बड़ी लैब होती है जहां से बिल्कुल प्यारे बच्चों बारीकी से उसकी स्टडी की जाती है, ताकि अपराधी के खिलाफ मजबूत से मजबूत केस तैयार किया जाए और जो पीड़ित वर्ग होता है उसको न्याय दिलाया जा सके। ठीक है, बिल्कुल सुरेश, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सारे हैं मधुबन के अंदर। ठीक है, हरियाणा पुलिस के ऊपर मैंने एक वीडियो डाल भी रखी है मेरे यूट्यूब चैनल पे, एग्जाम मंच यूट्यूब चैनल पे, और मैं यहां पर भी आपको करवाऊंगा। ठीक है, मैं आपको पुलिस से पहले वो बातें मैं पढ़ा दूंगा। एक क्लास लगेगी तो उस एक क्लास में मैं आपको पुलिस से संबंधित कि मधुबन के अंदर क्या क्या है। मधुबन के अंदर बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। ठीक है, हाँ बिल्कुल, जो नशे के खिलाफ काम कर रहा है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की स्थापना अपने हरियाणा में की, और सबसे पहले नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो स्थापित करने वाला हरियाणा अपने भारत के अंदर पहला राज्य बना। हाँ बच्चों, श्रीकांत जाधव को ये कमान दी गई। ठीक है, हाँ तो प्यारे बच्चों उसके बारे में हम तमाम बातें करेंगे। इसका मुख्यालय भी कहां पर है? यहीं पर है। ठीक है, यहीं पर है। तो इतने से सेंटर आपको यहां पे ध्यान रखने हैं, बाकी कोई बीच में मेरे याद आ जाता है एक दो और मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो करनाल अपना कल खत्म होगा बच्चों। स्टार्टिंग के जो 7-8 जिले हैं वो बड़े जिले हैं थोड़े से, है ना, कम से कम 2 से 3 दिन लेंगे एक जिला। उसके बाद छोटे छोटे जिले आएंगे जहां पर बातें क्या होंगी, कम होंगी। तो स्टार्टिंग के 7 से 8 जिले तो आपका टाइम अच्छा लेंगे, और टाइम प्यारे बच्चों चाहे ले लें, लेकिन एक बार ऐसा पढ़ लें कि फिर बार बार हमें वो ना पढ़ना पड़े, सारी की सारी बातें अच्छे से अपनी क्या हो जाए, कवर हो जाए। ठीक है, चलेगा। अब हम बात करते हैं यहां पर कुछ ऋषियों की। आपसे ऋषियों का तपस्थल पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, पहले भी पूछा गया, आपसे पूछा गया, बताइएगा कपिल मुनि का तपस्थल कौन सा है, चमन ऋषि का तपस्थल कौन सा है, दुर्वासा ऋषि का तपस्थल कौन सा है, महर्षि वाल्मीकि का तपस्थल कौन सा है। तो ऋषियों का तपस्थल आपसे पूछा जाता है। तो करनाल की धरती के ऊपर भी कई ऋषियों ने तप किया, उनमें बच्चों एक ऋषि हुए गौतम ऋषि। गौतम ऋषि। और आपसे पूछ लिया जाए कि गौतम ऋषि का तपस्थल कौन सा क्षेत्र माना जाता है, आपका आंसर होना चाहिए गोंदर, गोंदर गांव या गोंदर क्षेत्र लिख लीजिएगा। बच्चों उसके बाद आपको ध्यान रखना है पराशर ऋषि,
पराशर महर्षि वेदव्यास के पिताजी का नाम है, वही महर्षि वेदव्यास जिन्होंने प्यारे बच्चों महाभारत लिखने का काम किया। तो महर्षि वेदव्यास के पिता पराशर ऋषि के द्वारा जो तप किया गया था वो बहलोलपुर गांव में किया गया था। बच्चों पराशर का मेला तरावड़ी के अंदर लगता है, लेकिन पराशर ऋषि का जो तपस्थल है वो बहलोलपुर गांव है। नेक्स्ट हम बात करें महर्षि वेदव्यास। महर्षि वेदव्यास का जो तपस्थल है प्यारे बच्चों ध्यान से सुनिएगा, वनस्थली कुरुक्षेत्र। ठीक है, अब मैं करनाल में कुरुक्षेत्र की बात क्यों लिखवा रहा हूं, क्योंकि एक बार आपसे पेपर में पूछा गया कि महर्षि वेदव्यास का तपस्थल बताइएगा। ठीक है, आंसर प्यारे बच्चों आपका आएगा कुरुक्षेत्र, लेकिन ऑप्शन में कुरुक्षेत्र नहीं था, फिर आपका आंसर क्या हो जाएगा, करनाल हो जाएगा, है ना। तो ये बातें आपको ध्यान रखना है। तो महर्षि वेदव्यास का जब तपस्थल आपसे पूछ लिया जाए तो वनस्थली, इसको बस्तली भी बोल देते हैं ना, बस्तली भी बोल देते हैं। तो वनस्थली या बस्तली कुरुक्षेत्र का पार्ट है बच्चों, लेकिन यदि ऑप्शन में कुरुक्षेत्र ना हो तो कुरुक्षेत्र की जमीन किससे अलग हुई है, करनाल से अलग हुई है। सारी की सारी बातें ट्रांसफर कर देना कहां, करनाल के अंदर, है ना। ऐसे आपको आंसर देना है। अब हम बात करेंगे यहां पर टूरिज्म पैलेस की, पर्यटन स्थल की। कौन कौन से टूरिज्म पैलेस है प्यारे बच्चों यहां पर। बच्चों सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जब अंग्रेजों ने इस शहर के ऊपर 1805 में अधिकार किया था तो अंग्रेजों ने अपने रहने के लिए बच्चों यहां पर घर बनवाया, और एक अंग्रेज जिसका नाम था एडम, उसके लिए जो घर बनवाया गया उसे बोलते हैं हम एडम हाउस। क्या बोलते हैं, एडम हाउस। बच्चों एडम के साथ साथ एक भाई साहब का नाम था अख्तर लोनी, अख्तर लोनी, तो इसे हम क्या बोलेंगे, अख्तर लोनी हाउस बोलेंगे, अख्तर लोनी हाउस बोलेंगे। ठीक है, 1805 के अंदर वनस्थली की बात हुई है छोटे भाई, वनस्थली की बात हुई है। ठीक है, वनस्थली की बात हुई है, वनस्थली कुरुक्षेत्र के अंदर है। ठीक है, हाँ। और महर्षि वेदव्यास का यदि आपसे तपस्थल पूछ लिया जाए, फिर प्यारे बच्चों तपस्थल ही पूछा जाएगा आपसे, ये जिला नहीं पूछा जाता है। आपको बोलना है या तो बस्तली या वनस्थली, या तो बस्तली या वनस्थली। ठीक है, दोनों में से आपको एक ऑप्शन में जरूर मिलेगा। अख्तर लोनी हाउस। तीसरे नंबर पे हम चलेंगे बच्चों, तो तीसरे नंबर पर है विक्टोरिया हॉल। कौन सा हॉल, विक्टोरिया हॉल। ठीक है, इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया के नाम पर यहां पर विक्टोरिया हॉल प्यारे बच्चों बनाया गया, लेकिन वर्तमान में इस विक्टोरिया हॉल का जो नाम है वो महात्मा गांधी हॉल है। वर्तमान में जो नाम है वो महात्मा गांधी हॉल है बच्चों, महात्मा गांधी मेमोरियल हॉल इसे कहा जाता है। 23 जनवरी 1948 को जब नाथूराम गोडसे की गोली का शिकार हुए थे महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी की मृत्यु के बाद करनाल के अंदर जो शोक सभा स्थापित की गई थी बच्चों, वो विक्टोरिया हॉल में स्थापित की गई थी। महात्मा गांधी की हत्या होने के बाद करनाल में महात्मा गांधी के शोक में, दुख में जिस सभा का आयोजन किया गया था वो विक्टोरिया हॉल में प्यारे बच्चों आयोजन किया गया था, और इसी विक्टोरिया हॉल का नाम बाद में बदलकर क्या कर दिया जाता है, गांधी मेमोरियल हॉल कर दिया जाता है। मेमोरियल का मतलब होता है याद में, अब गांधी चले गए उनकी याद में बच्चों इसका नाम रख दिया गांधी मेमोरियल हॉल। ठीक है, नेक्स्ट जो टूरिज्म पैलेस है वो आपको ध्यान रखना है मुगल पुल, मुगल ब्रिज। मुगल पुल के साथ साथ बच्चों नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है बादशाही पुल, बादशाही पुल, ये भी कहां है, करनाल के अंदर है। ठीक है, नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है बादशाही पुल के बाद पराशर तालाब। पराशर तालाब कहां होगा, पराशर तालाब बहलोलपुर में होगा। बच्चों पराशर तालाब की क्या अहमियत है, आपको ध्यान रखना है कि दुर्योधन तो आप सभी जानते ही होंगे, हाँ,
दुर्योधन जो है प्यारे बच्चों, उसको पानी के नीचे छिपने की एक अद्भुत कला आती थी। महाभारत युद्ध जब चल रहा था तो युद्ध मैदान से कई बार भागकर दुर्योधन पानी के नीचे जाकर छिपा था। बच्चों वो ब्रह्म सरोवर जो हम कुरुक्षेत्र में पढ़ते हैं, उसके पानी के नीचे भी दुर्योधन ने छिपने का काम किया था युद्ध मैदान से भागकर। बच्चों दुर्योधन जो है वो इस बहलोलपुर गांव के अंदर बने हुए इस तालाब के पानी के नीचे भी वो एक बार छिपा था। लेकिन जब वो इस तालाब के अंदर पानी के नीचे छिपने के लिए जा रहा था तो उसके ऊपर नजर भगवान श्री कृष्ण की पड़ जाती है और भगवान श्री कृष्ण भी पीछे पीछे प्यारे बच्चों इस तालाब के पास पहुंच जाते हैं। और तालाब के पास पहुंचने के बाद भगवान श्री कृष्ण मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं, किसका? दुर्योधन का। और दुर्योधन से प्यारे बच्चों मजाक उड़ता देखा नहीं गया और वो तुरंत पानी से बाहर निकल आता है। बाहर निकल आता है तो भगवान श्री कृष्ण उसकी मुंडी पकड़ के वापस ले जाते हैं। कहां? बच्चों युद्ध मैदान के अंदर। ठीक है, हाँ आगे मैं आपको और भी बातें बताऊंगा दुर्योधन के बारे में। दुर्योधन लास्ट बार कहां छिपा था? बच्चों वो इक्कस गांव में छिपा था और इक्कस गांव के अंदर एक तालाब है। इक्कस गांव जींद जिले का गांव है, तो जींद और रांसी रोड के ऊपर पड़ता है। उस इक्कस गांव के तालाब में जब छिपा था तो उसी तालाब को हम डुंडू तीर्थ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डुंडू तीर्थ। डुंडू का मतलब ही है कि यहां से किसी ना किसी को ढूंढा गया और ढूंढा गया था दुर्योधन को। किसके द्वारा? भीम के द्वारा। और वहीं पर प्यारे बच्चों भीम ने उसका किया था वध। क्या किया था? वध, यानी कि मर्डर किया था। ठीक है, हाँ। पराशर तालाब से क्वेश्चन क्या पूछेगा? पराशर तालाब से क्वेश्चन ये पूछेगा कि बताइएगा भगवान श्री कृष्ण द्वारा दुर्योधन का मजाक उड़ाकर दुर्योधन को किस तालाब से निकाला गया था? आंसर होना चाहिए पराशर तालाब। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है भगवान श्री कृष्ण द्वारा, द्वापर युग के भगवान हुए, विष्णु के अवतार हुए भगवान श्री कृष्ण। ठीक है, भगवान श्री कृष्ण के द्वारा मजाक उड़ाकर दुर्योधन को यहां से बाहर निकाला गया था। यहां से बाहर निकाला गया था। यहां से बाहर निकाला गया था। ठीक है बच्चों, ठीक है। पराशर तालाब के बाद हम चलते हैं फिर और जो हमारे यहाँ पर टूरिज्म पैलेस हैं, कौन कौन से हैं और बताओ। एक यहाँ झील है कर्ण झील, जिसे हम कर्ण तालाब भी बोलते हैं। और ये वो कर्ण तालाब है जहां पर प्यारे बच्चों सूर्य की पूजा करने के दौरान, अब सूर्य कब निकलता है? सुबह सुबह निकलता है। तो सुबह सुबह प्यारे बच्चों कर्ण जो है वो अपने पिता के आगे हाथ जोड़कर खड़े हो जाते थे। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो सूर्य पुत्र थे। कुंती को शादी से पहले भगवान सूर्य से ही पुत्र की प्राप्ति हुई थी। समाज के डर के चलते बच्चों माता कुंती ने उस बच्चे को नदी में बहा दिया था। आगे चल के वही कर्ण के नाम से प्रसिद्ध होता है। अब माना जाता है कि ये वो तालाब है जहां पर कर्ण द्वारा भगवान सूर्य की उपासना की जाती थी खड़े होके सुबह सुबह। और जब भी प्यारे बच्चों वो अपने पिता के आगे हाथ जोड़ के खड़े होते थे, उस समय कोई भी आदमी कर्ण के पास आकर कुछ भी मांग लेता था तो बच्चों कर्ण वो व्यक्ति को सारी की सारी चीजें दान में दे दिया करते थे। बच्चों गरीब लोगों को बहुत ज्यादा सोना और चांदी दान करने का काम कर्ण के द्वारा किया गया था, जब सुबह सुबह वो अपने पिता के आगे हाथ जोड़ के खड़े होते थे। और बच्चों इसी का फायदा उठाया था किसने? इंद्र भगवान ने। इंद्र भगवान ने प्यारे बच्चों अर्जुन के लिए ठीक है, अर्जुन के लिए, अर्जुन का कद बड़ा करने के लिए अर्जुन के सामने समस्या ये थी कि जो कर्ण थे ये अपने जन्म के साथ कवच और कुंडल पहनकर कवच और कुंडल धारण करके आए थे। यानी कि भगवान सूर्य से जो भी इनकी प्राप्ति हुई थी तो इनके शरीर के ऊपर कवच और कुंडल थे और कोई भी तीर प्यारे बच्चों चाहे कितना भी ताकतवर हो वो कर्ण के शरीर को भेद नहीं सकता था। तो कर्ण का तीर भी नहीं भेद सकता था। तो ये कवच और कुंडल दान में लेने का काम भगवान इंद्र ने किया था। जब कवच और कुंडल प्यारे बच्चों भगवान इंद्र के द्वारा ले लिए गए थे कर्ण से, उसके बाद अर्जुन का जो तीर है वो कर्ण के शरीर को भेदने में कामयाब होता है। ठीक है, सारी की सारी बातें हम करेंगे आगे। ठीक है, कर्ण तालाब या कर्ण झील, और इसी झील के किनारे गरीबों को सोना दान करने का काम करते थे कर्ण, दानवीर कर्ण बच्चों इसीलिए कहा जाता है। जब भी करनाल जाने का मौका मिले आपको तो बड़ी बड़े पोस्टर के ऊपर, बड़े बड़े होर्डिंग के ऊपर प्यारे बच्चों नजर आएगा दानवीर कर्ण की नगरी में आपका स्वागत है।
नेक्स्ट है प्यारे बच्चों ओएसिस। हरियाणा टूरिज्म कॉरपोरेशन के द्वारा चलाया जाता है ये पर्यटन स्थल, नाम है इसका ओएसिस। कहाँ है ये? उचाना में है। एक तो उचाना जींद में है बच्चों, ये उचाना करनाल वाला है, ध्यान रख लेना, ठीक है। इसको उचाना भी बोल देते हैं, वैसे है ये उचाना ही है। चलेगा। नेक्स्ट यहाँ एक स्टेडियम भी है, स्टेडियम का नाम है करण स्टेडियम। स्टेडियम भी हम यहीं पे साथ में ही लिख लेंगे। बच्चों हम बात करें तो यहां पर एक पार्क भी है जिसका नाम क्या है? अटल पार्क। क्या है? अटल पार्क है। लिख चुके हो? चलेगा। एक और मैं आपको बताता हूं, यहां पर मामा भांजा सराय भी है बच्चों। मामा भांजा मकबरा सोनीपत के अंदर है, लेकिन मामा भांजा सराय जो है वो गरौंडा के अंदर है, गरौंडा करनाल में है ना। सराय का मतलब क्या होता है? ठहरने का स्थान, जहां पर ठहरा जा सकता हो उसे हम क्या बोलेंगे? सराय बोलेंगे। मकबरा क्या होता है बच्चों? मकबरा तो वो जगह होती है कि उसके अंदर जो ठहरा होगा वो धरती के ऊपर दोबारा नहीं दिखेगा, है ना। जहां पे मकबरा बना होगा उस मकबरे के ठीक नीचे कोई ना कोई आदमी प्यारे बच्चों धरती के नीचे आराम कर रहा होगा, चैन की सांस ले रहा होगा, है ना, उसको मकबरा बोलते हैं। और सराय का मतलब होता है ठहरने का स्थान। एक गुरुद्वारा भी है यहां, मंजी साहिब गुरुद्वारा। मंजी साहिब गुरुद्वारा, तो टूरिज्म में आपको यह भी ध्यान रखना है, मंजी साहिब गुरुद्वारा। मंजी साहिब गुरुद्वारा प्यारे बच्चों अपने हरियाणा के कई शहरों के अंदर है, और उन शहरों में से एक शहर करनाल भी है। मंजी साहिब गुरुद्वारा जब आपसे पूछ लिया जाता है तो सबसे पहले आपको प्रेफरेंस देनी है कैथल को। कैथल ऑप्शन में नहीं है तो मंजी साहिब गुरुद्वारा आपसे पूछ लिया जाए, आंसर आपका होगा अंबाड़ा। बच्चों कैथल और अंबाड़ा दोनों ऑप्शन में नहीं है तो लाखन माजरा गांव जो रोहतक का गांव है बच्चों वो आपका आंसर होना चाहिए। यदि ये तीनों ऑप्शन में नहीं है तो मंजी साहिब गुरुद्वारा आप करनाल में भी बोलेंगे। बच्चों करनाल के अंदर जो मंजी साहिब गुरुद्वारा है ये सिखों के प्रथम गुरु नानक देव जी को समर्पित है। सिखों के प्रथम गुरु नानक देव जी जिनका जन्म तलवंडी के अंदर हुआ था जी को समर्पित है। बोला जाता है कि गुरु नानक देव जी ने यहां पर एक मुस्लिम सूफी संत से मुलाकात की थी, और जहां पर बैठकर ये मुलाकात की थी उनके जाने के बाद लोगों ने यहां पर एक गुरुद्वारा बनवाया था। उसी गुरुद्वारे को हम मंजी साहिब गुरुद्वारा बोलते हैं। सिखों के पहले गुरु को बच्चों ये समर्पित है। ठीक है, तो आज की क्लास का अपना टाइम होता है कंप्लीट। बाकी कल फिर हम मिलेंगे इसी जगह इसी समय आपके अपने बेहतरीन लर्निंग प्लेटफॉर्म कैरियरवेल ऐप पर। थैंक यू, बाय बाय, गुड लक। तो जल्दी से बताओ यहां तक बातें समझ में आ चुकी हैं आपके? कमेंट करो जल्दी जल्दी। बिल्कुल, साथ के साथ इसको आपको कवर करना है। चलेगा, ओके, थैंक यू।